आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत सामाजिक विषय में भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 8 उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में हमने उत्तर प्रदेश की फसलों और सिंचाई व्यवस्था को जाना और आज हमारा इसका दूसरा भाग है। तीसरे भाग में हम उद्योग धंधों के बारे में जानेंगे और नगरीकरण और जनसंख्या के बारे में जानेंगे। आज के इस भाग 2 में हम क्या क्या जानेंगे इस पर देखते हैं और बात करते हैं। इसके पहले कि हम आज का पाठ शुरू करें, हम जान लेते हैं कि हमने अपने भाग 1 में क्या क्या जाना। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर कुछ तथ्य लिखे हुए हैं। इनको हमने अपने भाग 1 में जाना था। हमने क्या जाना था? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में अपने भाग 1 में चर्चा की थी और क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल कितना है इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश की कृषि के महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था। उसकी प्रमुख फसलें रबी, खरीफ और जायद के बारे में हमने अपने भाग 1 में अध्ययन किया था। फसलों के प्रकार जैसे कि कृषि विशिष्टीकरण, नकदी फसल, इसको भी हमने अपने भाग 1 में जाना था। कृषि के लिए सिंचाई अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, तो हमने अपने भाग 1 में सिंचाई के ऊपर भी विस्तृत चर्चा की थी। सिंचाई के लिए हमें कौन कौन से साधन आवश्यक हैं, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, इस पर भी हमने विस्तार पूर्वक अपने भाग 1 में चर्चा की थी। अब चित्रावली के माध्यम से हम अपने भाग 1 का पुनरावलोकन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या व क्षेत्रफल को, तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 है और जैसा कि आपको इस चित्र से याद आ रहा होगा कि भारत की कुल जनसंख्या की 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस बात को हमने अपने भाग 1 में अध्ययन किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है, अर्थात 3 राज्य क्षेत्रफल में ज़्यादा हमसे आगे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की निवास करती है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो शारदा नहर, ये हमारे यहाँ सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देख रहे हैं शारदा नहर ने कितने सारे जनपदों को सिंचाई के लिए जल प्रदान किया है और इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। ये किन किन जनपद से होकर गुजरती है, इस बात को भी हमने अपने भाग 1 में जाना था। देखते हैं किन जनपदों से होकर गुजरती है। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इतने सारे जनपदों को ये कृषि योग्य जल देते हुए आगे बढ़ती है। फिर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फसलों के प्रकार। हमने रबी, खरीफ और जायद को भी अपने भाग 1 में अध्ययन किया था और आप देख रहे हैं इन चित्रों के, ये आकर्षक चित्र आपने भाग 1 में देखे थे और इनसे आपको अपना भाग 1 याद आ गया होगा। इसमें गेहूं, तंबाकू, आलू, चना और मटर, ये सभी फसलें रबी के अंतर्गत उगाई जाती हैं। खरीफ के अंतर्गत हमने ये सब को देखा था, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलें खरीफ के अंतर्गत उगाई जाती हैं और जायद के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब चीज़ें गर्मी में आने वाले जितने भी रसीले सब्जियां या फल हैं, ये सभी जायद के अंतर्गत हमने अपने इस पाठ में भाग 1 में अध्ययन किया था। सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमने नलकूप, नहर, कुएं, तालाब और अन्य इन सबको हमने जाना था। ये कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते हैं इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। जैसे नलकूप 45%, ये इनके द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक भाग सिंचित है। उसके बाद नहरों के द्वारा 26%, कुएं के द्वारा 19%, तालाब के द्वारा 3% और अन्य के द्वारा 7%। इन चित्रों के माध्यम से हमने इन सभी के बारे में अपने भाग 1 में विस्तार से अध्ययन किया था। तो याद आ गया होगा ना आपको इस पाठ का पहला भाग।
अब हम बात करते हैं अपने आज के इस भाग पर, अर्थात भाग 2 पर। आज हम क्या क्या जानेंगे इस बारे में देखते हैं। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज पदार्थों के बारे में, जिनके अंतर्गत चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच बालू, बॉक्साइट, कोयला, जिप्सम व संगमरमर आदि आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग धंधों को जानेंगे और अन्य उद्योगों को भी जानेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे? इनमें आता है सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग, चीनी उद्योग, ये हमारे कृषि आधारित उद्योग हैं। और जो अन्य उद्योग हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। उनमें कालीन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक का सामान उद्योग, चमड़ा उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग और खेल का सामान प्रमुख है। इन सभी का अध्ययन हम आज अपने इस पाठ के भाग 2 में करेंगे। अब हम सबसे पहले अपने इन खनिजों के बारे में जानते हैं, जिनका अध्ययन आज के पाठ में हमको करना है। उत्तर प्रदेश में खनिज, देखिए हमारे यहाँ जितने भी खनिज, ये सभी हमें कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और इनको परिष्कृत कर हमें उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है। खनिज पदार्थों का प्रयोग हम विभिन्न उद्योगों में करते हैं और विभिन्न संसाधनों में भी करते हैं। जैसे कि आप अपने पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें चूना पत्थर, चूने का प्रयोग हम मकान बनाने के प्रयोग में करते हैं और ऊंची इमारतें बनाने के प्रयोग में करते हैं। आपने इसका प्रयोग अपने घरों में जब पुताई होती है तो उसमें भी करते हुए देखा होगा और इससे आप भली भांति परिचित भी होंगे। तो चूना पत्थर हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज के रूप में प्राप्त होता है। दूसरे चित्र में आप ये खिलौने नुमा चित्र देख रहे हैं, ये जिप्सम है। ये एक मुलायम खनिज के रूप में हमें प्राप्त होता है और इससे हम खिलौने और इमारतों को बनाने में प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं कितना आकर्षक खिलौना बनाया गया। ऐसे खिलौने प्रायः आपने बाजार में देखे होंगे बने हुए। मूर्ति बनाने के काम में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर आप अपने पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बॉक्साइट का चित्र आपको दिख रहा होगा। इस बॉक्साइट को भी हम कच्चे अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं और इमारतों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और विभिन्न उद्योगों में भी बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। कोयला, कोयला तो आप जान ही रहे होंगे, यह एक अवसादी चट्टान का रूप है और ये हमें ज़मीन की खानों से प्राप्त होता है। इसको प्रायः आपने अपने घरों में लकड़ी को जलाकर भी प्राप्त करते हुए देखा होगा, लेकिन बड़ी मात्रा में ये हमारे यहाँ पृथ्वी के अंदर मौजूद है और इस ज़मीन की खुदाई करके खानों से इसे हम प्राप्त करते हैं और इसका प्रयोग एक ऊर्जा के संसाधन के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये खानों के द्वारा ये कोयले की चट्टानें हैं और ज़मीन के अंदर उपस्थित हैं। इनको खाने के द्वारा अंदर जाकर यहाँ से इनको कच्चे माल के रूप में बाहर निकाला जाता है और फिर इनको परिष्कृत करके इसका विभिन्न संसाधनों में, विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में खनिज का मानचित्र मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप दिया हुआ है, मानचित्र है। इसको कहाँ कहाँ इसमें खनिजों की प्राप्ति होती है, इस बारे में हम देखेंगे। आप देख रहे हैं सबसे पहले कोयला। कोयले की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ, किस किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। आप देख रहे हैं सोनभद्र, सोनभद्र जिले में हमें कोयला निकाला जाता है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के यहाँ पर सोनभद्र स्थित है। उसके बाद हम जानेंगे बॉक्साइट अयस्क के बारे में। बॉक्साइट खनिज हमें उत्तर प्रदेश के किस राज्य से प्राप्त होता है? ये हमें बांदा जनपद से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जनपद से हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। जिप्सम, जिप्सम की प्राप्ति हमें उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद से होती है, देखते हैं। ये हमें मिर्जापुर से प्राप्त होता है और हमीरपुर से भी प्राप्त होता है। उसके बाद ये हमें झांसी से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार आपने देखा कि हमें जिप्सम की प्राप्ति झांसी, हमीरपुर और मिर्जापुर से होती है, यानी ये 3 जनपदों में इस खनिज की प्राप्ति होती है। और अन्य खनिज हमें कहाँ कहाँ किस किस जनपद से प्राप्त होते हैं, उस बारे में भी देखते हैं। आप पीछे देख रहे हैं, आपके सामने 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं।
डोलोमाइट, संगमरमर और कांच बालू। बालू तो आप सबने देखी होगी, प्रायः नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे बालू की प्राप्ति होती है और ये इमारतों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। तो इसका प्रयोग हम उद्योग निर्माण में भी करते हैं और इमारतों और भवनों के निर्माण में भी किया जाता है। बीच में आप संगमरमर देख रहे होंगे। संगमरमर से बना ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है, जो हमारे यहाँ आगरा जनपद में है। आप इस संगमरमर को देख रहे हैं, इसकी बनी हुई मूर्तियाँ भी बहुत आकर्षक लगती हैं। और डोलोमाइट, ये डोलोमाइट कांच बालू, संगमरमर और डोलोमाइट। डोलोमाइट भी एक खनिज के रूप में हमें उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। अब इस मानचित्र में हम देखेंगे कि ये तीनों खनिज हमें किस किस जनपद से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर हमें किन जनपद से प्राप्त होता है, किन जिलों से हमें इस खनिज की प्राप्ति होती है, इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले है चूना पत्थर। ये हमें मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। आपने जैसे ही देखा कि ये मिर्ज़ापुर से हमको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। मिर्ज़ापुर कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र, चंदौली और ये मिर्ज़ापुर, यहाँ से हमको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। और चूना पत्थर और किस ज़िले में मिलता है, किस जनपद से हमको प्राप्त होता है? सोनभद्र से। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र, ये जनपद आपको याद करने होंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि डोलोमाइट खनिज की प्राप्ति हमें किस जिलों के द्वारा होती है। ये हमें बांदा जनपद से प्राप्त होता है और मिर्ज़ापुर जनपद से भी डोलोमाइट खनिज निकाला जाता है। सोनभद्र भी डोलोमाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम जानते हैं कांच बालू खनिज की प्राप्ति हमें किन जनपद के द्वारा अपने उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। ये बांदा में, हमें कांच बालू की प्राप्ति बांदा में होती है। और प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ से भी हमको कांच बालू की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि संगमरमर नामक खनिज हमें किन किन जनपद से प्राप्त होता है। ये सोनभद्र जनपद से निकाला जाता है और मिर्ज़ापुर जनपद से भी हमें संगमरमर खनिज की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम के बारे में। जैसे आपने अभी पिछले इतने सारे खनिजों को देखा कि किन किन जनपदों से उसकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आपको यूरेनियम का चित्र दिखाई दे रहा है। यूरेनियम जिले ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम खनिज की प्राप्ति हुई है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। ये हमारे ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और हमारे परमाणु संयंत्रों में इसकी उपयोग किया जाता है। इस खनिज का उपयोग परमाणु ऊर्जा, जब हमारे यहाँ परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है और यह ललितपुर ज़िले में इसकी प्राप्ति हुई है और इस कारण ललितपुर ज़िला बहुत महत्वपूर्ण जनपद के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम क्षेत्र का मानचित्र। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर कहाँ पर है जिससे हमें यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। आप देख पा रहे हैं कि ललितपुर यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ ललितपुर स्थित है जहाँ से हमको यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। तो आपको ये सारे महत्वपूर्ण जनपद याद करने होंगे, जिससे आपको ये भी पता चलेगा और ये भी याद रहेगा कि हमारे राज्य में महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। अब कुछ अन्य उद्योगों के बारे में बात करते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित हैं और जिनका कार्य उद्योगों के रूप में हमारे राज्य में होता है। इनमें इस तालिका के द्वारा आप देख पा रहे हैं उद्योगों के नाम दिए हुए हैं तालिका में, और किन किन शहरों में ये उद्योग स्थापित हैं इस बारे में भी आपको इस तालिका के माध्यम से बताया गया है। उद्योगों के क्या नाम हैं हम एक एक कर जानेंगे और वो किस शहर में स्थापित हैं उस बारे में भी विस्तार से अभी आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। आप तालिका में देख रहे होंगे सूती वस्त्र उद्योग कानपुर और वाराणसी शहर में स्थापित है। कानपुर और वाराणसी के बने सूती वस्त्र आप सबने जरूर प्रयोग में लाए होंगे और यदि नहीं लाए होंगे तो इनके बारे में अवश्य सुना होगा। बनारस की बनी हुई साड़ी तो सबने सुनी ही होगी। तो सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कानपुर और वाराणसी शहर में स्थापित है। कालीन उद्योग ये भदोही जिले में है और भदोही जनपद में का बना कालीन विश्व प्रसिद्ध है।
सीमेंट उद्योग चुर्क और डाला में स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान ये हमें नोएडा और लखनऊ शहर से प्राप्त होता है। चमड़े का सामान कानपुर और आगरा में बनता है। आपने चमड़े के अनेकों सामान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में अवश्य किया होगा। वनस्पति तेल का प्रयोग तो आप सब लोग करते ही होंगे। ये कानपुर, मोदीनगर और मेरठ से प्राप्त होता है। खेल का सामान मेरठ में बनाया जाता है। आपने अपने दैनिक जीवन में अनेक खेल खेले होंगे, जैसे बैट से आपने क्रिकेट खेला होगा, बैडमिंटन खेला होगा या आपने फुटबॉल खेली होगी। आपके विद्यालय में भी ये सभी खेल की सामग्री उपलब्ध होगी। इन सामग्री को आपने कभी सोचा है ये कहाँ बनती हैं? बिल्कुल ठीक, ये हमारे मेरठ जनपद में बनती हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ में इन सभी खेल सामग्री का उत्पादन किया जाता है और मेरठ शहर खेल के सामान के उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कुछ अन्य उद्योगों के बारे में। देखिए, आपको चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र कपास से प्राप्त होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि सूती वस्त्र हमें कानपुर और वाराणसी से वहाँ उद्योग स्थापित है, वहाँ से प्राप्त होते हैं और ये बनते किससे हैं? ये कपास से बनाए जाते हैं। तो आप चित्र पर कपास की खेती देख रहे हैं। कालीन उद्योग है ना, सुंदर कालीन, ये हमें भदोही से प्राप्त होती है। हथकरघा उद्योग और सीमेंट उद्योग, आप ये एक पुराने घर का चित्र देख रहे हैं। इसको बनाने में सीमेंट का प्रयोग किया गया है और चुर्क और डाला में सीमेंट उद्योग स्थापित है। हथकरघा उद्योग ये कासगंज और एटा डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम है जनपद है, उनसे हमें हथकरघा उद्योग, वहाँ पर हैंडलूम के बने बहुत सारे कारखाने हैं और वहाँ से हाथ से काट कर और इन संयंत्रों का प्रयोग कर कर हथकरघा उद्योग स्थापित किया गया है और वहाँ बने हुए हथकरघा उद्योग के वस्त्र हमारे यहाँ संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हैं। आपने देखा होगा प्रायः गमछे का प्रयोग करते हुए वो इन्हीं स्थानों पर बनाया जाता है और वो हथकरघा के माध्यम से ही निर्मित होता है। उत्तर प्रदेश में उद्योग मानचित्र, एक बार फिर हम मानचित्र की सहायता से देखेंगे कि ये उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं। सबसे पहले जानेंगे सूती वस्त्र उद्योग। जैसा कि अभी हमने तालिका के माध्यम से देखा था कि कानपुर और वाराणसी में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। उसके बाद हथकरघा उद्योग, ये कासगंज और एटा जनपद में स्थापित हैं। उसके बाद है कालीन, ये भदोही में स्थापित है। और सीमेंट, ये सोनभद्र जनपद में चुर्क और डाला स्थान पर सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए। तो हमने मानचित्र के माध्यम से भी जाना कि ये सारे विभिन्न उद्योग कहाँ कहाँ हमारे इस राज्य में स्थापित हैं और किन किन जनपदों में इन सभी उद्योगों को स्थापित किया गया है। अब हम अन्य उद्योगों के बारे में जानते हैं। चमड़ा उद्योग, खनिज तेल, खेल का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। चमड़ा उद्योग आपने चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया होगा। आपको चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। वनस्पति तेल, जिसको हम खाद्य तेल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा और प्रयोग भी किया होगा। आप अपने दैनिक जीवन में खाद्य तेल के रूप में इस तेल का प्रयोग करते हैं। खेल के सामान, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, उसको भी आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारे दैनिक जीवन में आज इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रयोग बढ़ गया है और इनमें से आपको आपके दैनिक जीवन में आने वाला टीवी के पार्ट्स, रेडियो के पार्ट्स, मोबाइल, ये सभी चीज़ें, इनके पार्ट्स सभी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योगों का मानचित्र। अब इन चारों उद्योगों के बारे में, जिनके बारे में अभी हमने बात की, इनको हम मानचित्र के माध्यम से भी एक बार पुनः दोहराते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थापित हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लखनऊ और नोएडा में बनते हैं। चमड़े का सामान आगरा और कानपुर में बनता है। इस मानचित्र पे आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर और आगरा कहाँ पर स्थित है। उसके बाद वनस्पति तेल कहाँ बनता है वो आप मानचित्र के माध्यम से जान सकते हैं। और खेल का सामान मेरठ में, जैसे कि हमने चर्चा की, खेल का सामान मेरठ में बनता है।
तो इस मानचित्र के माध्यम से आप ये भली भांति याद कर सकते हैं कि ये विभिन्न उद्योग किस किस जनपद में स्थापित हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक योजनाओं की। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं, जिनके द्वारा उद्योग फल और फूल रहे हैं। उद्योग बंधु योजना सन 1981 में हमारी सरकार के द्वारा लाई गई और इसके माध्यम से अनेक उद्योगों को स्थापित किया। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में 4 महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी स्थापित किए गए हैं। इन चारों को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चारों के नाम दिए हैं, हम एक एक कर इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा। ये सबसे पहले 1976 में स्थापित किया गया और ये न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसको हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है गोरखपुर में गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये गोरखपुर में है और यहाँ पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है। फिर तीसरा है जौनपुर में सीडा और चौथा है भदोही में बीडा। जौनपुर में सीडा, यहाँ पे सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो सीडा कहते हैं और ये जौनपुर जनपद में स्थापित है। और भदोही में भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको भदोही जनपद में स्थापित किया गया है और इसको हम बीडा के नाम से जानते हैं। तो एक बार पुनः दोहराते हैं, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडा सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीडा भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये चारों नाम आपको याद रहेंगे। नोएडा, गीडा, सीडा और बीडा, ये 4 महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास प्राधिकरण हमारे राज्य में स्थापित किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे इनको और इसके माध्यम से आप इनको याद करने का प्रयास करेंगे। सीडा और फिर बीडा। अब आज के अपने पाठ में हमने किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, इस बारे में हम एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज, आज हमने अपने इस भाग 2 में किन किन खनिजों के बारे में जाना, इनको हम जानेंगे। चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच बालू, बॉक्साइट, कोयला, जिप्सम व संगमरमर, इनके बारे में हमने विस्तार से आज अपने इस भाग 2 में अध्ययन किया है। ये सारे आपको याद आ गए होंगे। संगमरमर का बना ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है ही। जिप्सम के बने खिलौने का चित्र भी आपने देखा। कोयलों को आप दैनिक जीवन में देख ही चुके हैं, उसकी भी खनन का कार्य हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। बॉक्साइट को भी अभी आपने देखा, ये एक अयस्क के रूप में हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है। कांच बालू, आपने नदियों के किनारे बालू देखी होगी और इसको हम उद्योगों और इमारतों और भवनों के निर्माण में लगाते हैं। डोलोमाइट और चूना पत्थर, चूने से भी आप सब भली भांति परिचित हैं। फिर हमने अपने आज के पाठ में उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग धंधों, जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं जो हमें कृषि से प्राप्त होती है, और हथकरघा, उसी कपास और इन सब के धागे बनाकर हम सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जिनको हम मशीनों के साथ साथ हथकरघे से भी बनाते हैं। या हथकरघे का अवतार है हाथ से सूत काट कर बनाते हैं और इसको हैंडलूम भी कहते हैं। फिर प्रमुख औद्योगिक नगरों में हमने जाना, जैसे नोएडा, सीडा, गीडा और बीडा, इनके बारे में हमने अपने आज के पाठ में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम अपने इस पाठ के लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जिससे हमें ये अपना संपूर्ण पाठ एक बार अभ्यास के रूप में हमारे सामने आ जाएगा और हमें अपना ज्ञान परखने का एक मौका भी मिलेगा। तो आपके सामने दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर जोड़े बनाने के लिए आपको 2 समूह दिख रहे हैं। एक तरफ नोएडा, सीडा, गीडा और बीडा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ वो किस जनपद में है उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे भदोही, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर और गोरखपुर, ये चारों के दिए हैं। अब आपको इनको मिलाना है और सही जोड़ा बनाना है। जैसे नोएडा किस जनपद में है? नोएडा
ये गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा का एक जिस जनपद में है उसको हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं। और सीडा, सतहरिया, गीडा ये गोरखपुर और बीडा ये भदोही। तो आपको इन चारों के जोड़े बनाने हैं। तो जौनपुर को आप सीडा से मिलाएंगे, गोरखपुर को आप गीडा से मिलाएंगे और भदोही को आप बीडा से मिलाएंगे और नोएडा को गौतम बुद्ध नगर से। बन गए ना सारे जोड़े। आपको इस कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और लिखना है। अब आते हैं अपने दूसरे अभ्यास कार्य के ऊपर। हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर 3 वाक्य दिए हुए हैं और उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान भी हैं। उन रिक्त स्थानों को आपको भरना होगा। पहला वाक्य है, उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान की बनी विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है। बताइए ताजमहल किस खनिज से बनता है? बिल्कुल ठीक, ये देखिए विकल्प भी दिए हुए हैं। क्या उन विकल्पों में उस खनिज का नाम दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल सही, उसमें संगमरमर दिया हुआ है और ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है। तो हम इस रिक्त स्थान में संगमरमर को भरेंगे। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का उद्योग रिक्त स्थान जनपद में। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसमें हम क्या भरेंगे? अभी हमने चर्चा की थी कि खेल का सामान किस जनपद में बनता है। बिल्कुल ठीक, मेरठ। क्या मेरठ हमारे विकल्पों में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। तो हम दूसरे वाक्य में मेरठ भरेंगे। तीसरा हमारा वाक्य है, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट किस जनपद में पाया जाता है? इसका विकल्प, अब हमारे पास विकल्प बांदा शीर्ष है तो हम तीसरे रिक्त स्थान में बांदा जनपद को भरेंगे और आपके सारे विकल्प सारे वाक्यों में सही रूप से भर गए। इस अभ्यास कार्य को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। एक और अभ्यास कार्य है, इसको भी हम करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा होगा, किस जनपद में यूरेनियम की खोज की गई? और दूसरा प्रश्न, उद्योग बंधु योजना कब प्रारंभ हुई? आपके सामने ये आ रहे हैं ऑप्शन, बांदा, झांसी, ललितपुर। इनमें से सही ललितपुर में, यूरेनियम की खोज ललितपुर में की गई है। उद्योग बंधु योजना कब प्रारंभ हुई? 3 है और इनमें से सही है ये 1981 में उद्योग बंधु योजना प्रारंभ हुई। यह अभ्यास कार्य आपने किया। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और प्रोजेक्ट कार्य आपको करना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट कार्य है। इस अभ्यास कार्य को समाप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख उद्योगों के नाम और उनके मुख्य केंद्रों को चार्ट पे आपको बनाना होगा। ये प्रोजेक्ट कार्य आप अपनी किसी फाइल में या चार्ट के ऊपर कर सकते हैं। यदि चार्ट नहीं है तो फाइल पर कर सकते हैं। तो ये रहा आज का प्रोजेक्ट कार्य। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। और इसके भाग 3 में हम पुनः मिलते हैं, इसके 3 भाग में, और ये हमारा पाठ को हम पूरा करेंगे 3 भाग में। धन्यवाद।